हेलो क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी टॉपिक डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने जाना था कि नील का व्यापार जैसे जैसे फैला, कंपनी के अफसर, व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। और क्या हुआ, वहाँ पे बहुत से अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए क्या कर दिया, अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से क्या हुआ था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। और जिनके पास ये सब काम के लिए पैसा नहीं था तो उन्हें कंपनी क्या करने लगी, नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहती थी। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक है नील की खेती कैसे होती थी। अब जो नील है उसकी खेती होती कैसे थी, तो बच्चों देखेंगे कि नील की खेती जो होती थी, मुख्य तरीके जो होते थे नील की खेती के, वो दो मुख्य तरीके होते थे। पहली होती थी निज और दूसरी होती थी रैयती। समझ रहे हैं ना बच्चों, पहला तरीका जो था वो निज था और दूसरा तरीका था रैयती। तो आप समझ रहे हैं, पहला निज और दूसरा रैयती। तो दो मुख्य तरीके थे नील की खेती के। अब निज जो खेती थी, हम बात कर रहे हैं निज खेती की, तो निज जो खेती थी इसमें क्या था, आप देखेंगे इस व्यवस्था में, निज खेती की व्यवस्था में जो बागान का मालिक होता था वो खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। उनकी खुद की अपनी ज़मीन होती थी और उसमें वो नील का उत्पादन करते थे। किसमें? निज खेती की व्यवस्था में। ठीक है। या तो और या फिर वो ये करते थे कि वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन को भाड़े पे, किराए पे ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। आप समझ गए ना, वो अपनी खुद की ज़मीन पे खेती करवाते थे, अगर उनके पास ज़मीन की कमी है तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से वो किराए पे वो ज़मीन ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर वो क्या करते थे, नील की खेती करते थे। समझ रहे हैं, निज खेती के अंदर। अब देखिए जो निज खेती थी, निज खेती की समस्याएं। अब जो निज खेती थी उसमें समस्याएं भी थी। जो बागान के मालिक थे, मालिकों को निज खेती का क्षेत्र फैलाने में मुश्किल आ रही थी। ठीक है, उसको फैलाने में उन्हें मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। जो नील की जो खेती होती थी वो केवल क्या है, उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी और ऐसी जो ज़मीन थी जो उपजाऊ थी वहाँ पर आबादी पहले से ही ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। ये समस्याएं आई। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती, बड़े बड़े उनको भूखंड चाहिए थे, लेकिन इस तरह की ज़मीनों को कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए। जो नील की फैक्ट्री है उसके अगल बगल ही उसने प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे क्या हुआ, टकराव और तनाव पैदा होने लगा। आसपास नील की फैक्ट्री के आसपास जब उन्होंने ज़मीन क्या करने लगे, लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, तो इससे क्या हुआ, आपस में टकराव हुआ, तनाव हुआ, हो गया। और मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। अब मज़दूरों को तो हटा देगा और इसके लिए अब मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। ये भी समस्याएं थी। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। एक तरफ क्या होती थी, धान की खेती में किसान व्यस्त होते थे, तो उसी समय मज़दूरों की क्या होती थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जबकि किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती है। अब जब नील की खेती करनी है तो उसके लिए हल भी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तुम खेती कर रहे हो तो उसके हल, बैल और क्या है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव भी एक समस्या थी। किस तरीके से उन्हें खरीदा जाए, उनको किस तरीके से रखा जाए। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, किसान लोग अपने काम करते थे उससे। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल, बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त थे। आप समझ रहे हैं ना, उधर चावल की खेती होती थी, उधर नील की खेती के लिए उन्हें
तो जिस समय नील की खेती के लिए उत्पादकों की ज़रूरत होती थी, तो उसी समय क्या होता है, किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। अब देखिए, बात करते हैं 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। मीन्स नील की इस व्यवस्था के तहत नील की जो पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। समझ रहे हैं, जिसमें निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, नील की खेती की पैदावार के लिए 25% से भी कम जमीन आती थी। समझ रहे हैं ना, 25% से भी कम जमीन आती थी। और जो बाकी जमीन होती थी वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। दो तरीके से होती थी नील की खेती के। दो मुख्य तरीके थे, एक थी निज जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरी थी रैयती। लेकिन जो निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से लोग हिचकिचाते थे, इसलिए इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी और बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब जो रैयत थे उनकी जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। समझ में आया, एक अनुबंध साइन कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते। एक समझौता, एक अनुबंध वो कर लेते थे। ठीक है, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। आप समझ रहे हैं, रैयती में क्या होता था, उन्हें कम कर्ज पे क्या मिलता था, कम ब्याज पर क्या मिलता था, बागान मालिकों को नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। कर्जा तो मिलता था लेकिन 25% भाग पे उन्हें क्या करनी पड़ती थी, अपनी नील की खेती करनी पड़ती होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को जो तैयार करने की अगर बात करें, मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। और जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी। जब कटाई होती थी तो कटाई के बाद में फसल क्या कर दी जाती थी, बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी। तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा क्या होता था, शुरू हो जाता था। आप समझ रहे हैं ना, किस तरीके से उन्हें कर्जा दिया जाता है और उसी चक्र को दोबारा चलाया जाता है। आपकी बुक में यहाँ पर नील का उत्पादन कैसे होता था ये सब बताया गया। आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से नील का उत्पादन होता था। तो देख रहे हैं आप, फिर वो चक्र शुरू हो जाता है। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया है व्यवस्था कठोर थी। पहले तो किसानों को लगा कि ये अच्छी व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आ गया कि ये बहुत ही हार्ड व्यवस्था है या बहुत ही कठोर व्यवस्था है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। जो नील वो उगाते उसकी कीमत बहुत कम मिलती थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। जो कर्ज होता था उसका सिलसिला कभी खत्म नहीं। और समस्याएं और भी थी, इसमें भी समस्याएं थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें। अब बागान मालिकों को लगता था कि किसान जो है वो अपने सब अच्छे खेतों में नील की खेती की, जिससे कि नील की खेती अच्छी हो। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी, समस्या ये थी कि उसकी जड़ें क्या होती थी, नील की बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की खेती जिस ज़मीन पे होती थी वो ज़मीन की सारी ताकत को खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आप समझ सकते हैं, जिस ज़मीन पर अगर नील बोई जाती, क्योंकि नील की जड़ें बहुत क्या होती थी, गहरी होती थी, और जब एक बार उसमें नील बो दी जाए तो वो मिट्टी की सारी ताकत क्या करती थी, खींच लेती थी। और अगर नील की खेती होने के बाद उसमें धान की खेती की जाती तो धान नहीं होता अच्छा। तो नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी उन खेतों में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये समस्याएं आई। तो आज हमने नील की खेती कैसी होती है थी, उसके अंतर्गत जो दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती, इनको डिस्कस किया। आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे है नील विद्रोह और उसके बाद। ठीक है बच्चों, तो इसको आप रीड करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।